सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि केमिस्ट्री की वीडियो आपको प्रॉपर आप तक पहुंचने का कार्य कर सके। 12th के लिए मैं केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। 10th में भी मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाने का कार्य करूँगा। तो मैं सारे बच्चों से ये अपील करता हूँ, आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मज़े में रहें और साथ साथ पढ़ाई करने का कार्य करते रहें। एशियन स्कूल ये कामना करता है कि आप स्वस्थ बने रहें और घर पर ही स्टडी करने का कार्य करें। चूँकि ये कार्यभार थोड़ा सा मुझे सौंपा गया है क्लास 12 की पढ़ाई के लिए, तो मैं इसको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको जानकारी है कि कल मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाए थे, फैन प्लवन विधि तक मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। कल हमने 3 विधियों के बारे में बात किया था। सबसे पहले हमारी जो विधि थी वो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि थी। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय विधि के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद हमारी फैन प्लवन विधि के बारे में हमारी बातें कंप्लीट हो गई थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारी सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम और कुछ विधियों के बारे में प्रमुख रूप से अयस्क के सांद्रण के अंतर्गत बात करेंगे। तो आइए हम प्रमुख रूप से कोई जो है स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक मेरा है वो है प्रमुख रूप से पाए जाने वाली निक्षालन की क्रिया। देखिए बच्चों, पहले एक चीज को समझ लें, हम निक्षालन या लीचिंग की क्रिया को समझ लें। लीचिंग मतलब क्या होता है? लीच मतलब होता है किसी चीज के नीचे की ओर बैठने की क्रिया। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक उदाहरण के द्वारा दिया, यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आप देखते हैं कि बरसात का पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और मिट्टी उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी कहाँ चला जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण पूर्ण रूप से नीचे की ओर पहुंचने का क्या करता है, कार्य करता है। ये हमें सबको मालूम है। तो पानी क्या करता है, लीच कर गया, ऊपर की सतह से नीचे की ओर पूर्ण रूप से किसी भी वस्तु या पदार्थ के बैठने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को पूर्ण रूप से लीचिंग की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए, इस क्रिया में हम करते क्या है कि जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाली निक्षालन या लीचिंग की क्रिया है, इस क्रिया में प्रमुख रूप से हम करते ये हैं कि पाए जाने वाले उस अयस्क को, जिसको हमें सांद्रण की क्रिया के अंतर्गत भाग लेना है, पाए जाने वाले अयस्क को हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं, उसकी क्रिया अम्ल क्षार के साथ कराने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। या अम्ल के साथ करा दीजिए या क्षार के साथ करा दीजिए। तो होता क्या है कि जो पाए जाने वाले अयस्क होते हैं वो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करने के पश्चात क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और पाई जाने वाली अशुद्धि जो होती है वह प्रमुख रूप से शेष बची रहने का क्या करती है, कार्य करती है। प्राप्त होने वाली अशुद्धि जो ठोस अवस्था में हमें प्राप्त हुई है, उसको हम प्रमुख रूप से निकाल कर अलग करने का क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली निक्षालन की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। विशेष तौर पे केवल कंडीशंस हमें याद रखनी है, टॉपिक को रटना नहीं है, केवल समझना है। तो यहाँ पे हम टॉपिक के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो देखिए, सर्वप्रथम हम करते क्या है कि पाए जाने वाले अयस्क का सांद्रण करने के लिए अयस्क को हमने लिया, उसकी क्रिया या तो अम्ल से करा दी या प्रमुख रूप से पाए जाने वाली क्षार से। तो पाया जाने वाला अयस्क जो होता है वह प्रमुख रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है, और पाई जाने वाली अशुद्धि जो होती है वो ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त होने का क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं। इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से निक्षालन की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटी सी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। हमने चांदी के निक्षालन की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? चांदी के निक्षालन की क्रिया के बारे में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सर्वप्रथम चांदी को लिया, चांदी को प्रमुख रूप से पाए जाने वाली सोडियम साइनाइड के साथ हमने प्रमुख रूप से क्या किया, कार्य किया। चांदी को लिया, सोडियम साइनाइड के तनु विलयन को लिया, 0.5% मात्रा को लिया, और इसको प्रमुख रूप से वायु की उपस्थिति में क्या कर दिया, एक दूसरे के आपस में मिला दिया। तो इस क्रिया के फलस्वरूप हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। अब सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट को हमने क्या किया, लिया, और इसके द्वारा प्रमुख रूप से विस्थापन करा दिया। जिंक को हमने क्रिया कराई, और जिंक के साथ जब क्रिया कराई तो यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे पाया जाने वाला जिंक जो होता है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले Ag को क्या कर देता है, उस जगह से विस्थापित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ से प्रमुख रूप से Ag जो होती है वह प्रमुख रूप से यहाँ से क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, और जिंक प्रमुख रूप से इसके स्थान पर प्रमुख रूप से आने का क्या करता है, कार्य करता है। और यहाँ पे हम प्रमुख रूप से चांदी को निक्षालित करने का क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। निक्षालन का जो चिन्ह होता है कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर, क्योंकि प्रमुख रूप से पाई जाने वाली चांदी कहाँ की ओर प्राप्त होगी, हमें घुलकर नीचे की ओर बैठने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से चांदी के निशान का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पे विशेष तौर पर याद रखना, सबसे पहले हमने चांदी को लिया, चांदी को लेने के बाद उसकी क्रिया प्रमुख रूप से सोडियम साइनाइड के तनु विलयन अर्थात सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से 0.5% मात्रा के द्वारा वायु की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई। तो इस क्रिया के दौरान प्रमुख रूप से हुआ ये कि सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट की हमें क्या हो जाएगी, प्राप्ति। प्राप्त होने वाली सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट की क्रिया जिंक के साथ करा दी। तो यहाँ से जिंक ने प्रमुख रूप से Ag को इसके स्थान से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और Ag प्रमुख रूप से हमें स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, प्राप्त होने का कार्य कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्रमुख रूप से हम चांदी के निशान का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अगली क्रिया देखिए।
लिखा है सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, क्यों हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऑक्साइड के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि होता यह है कि पाई जाने वाली सल्फाइड की अशुद्धि को दूर करने के लिए, पाई जाने वाली कार्बोनेट की अशुद्धि को दूर करने के लिए आसान नहीं होता। सल्फाइड और कार्बोनेट की अशुद्धि को दूर करना आसान नहीं होता। इसलिए हम करते क्या है कि पाई जाने वाली कार्बोनेट और सल्फाइड को प्रमुख रूप से ऑक्साइड के रूप में, पहले कार्बोनेट के और सल्फाइड के जो अयस्क हैं उनको हम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, और ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने के पश्चात उनको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जब गर्म करेंगे तो चूंकि पाई जाने वाली ऑक्सीजन जो होगी वो गर्म होगी और सतह से प्रमुख रूप से उड़ने का क्या करती है, कार्य करती है, रिप्लेस हो जाएगी और हमें शुद्ध धातु की क्या हो जाती है, प्राप्ति। कार्बोनेट और सल्फाइड के साथ प्रमुख रूप से इस क्रिया को नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो हैं, इनकी प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इन पदार्थों के अंतर्गत ये देखने को हमें मिलता है कि ये पाए जाने वाले अयस्क जो कार्बोनेट और सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं, इनसे धातुओं को प्रमुख रूप से प्राप्त करना बड़ा कठिन है। लेकिन ऑक्साइड अयस्क के जो होते हैं, ऑक्साइड अयस्क को हम प्रमुख रूप से आसानी से प्राप्त करने का क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। तो विशेष तौर पे याद रखना, ये शर्त लिखी है, देखो मैंने ये विशेष तौर पे कंडीशन है, इसको विशेष तौर पे हमें याद रखना है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीकरण विधि के बारे में बात करते हैं, तो विशेष तौर पे हमें याद रखना है इस विधि में हम सर्वप्रथम पाए जाने वाले कार्बोनेट तथा पाए जाने वाले जो हमारे सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनके अपचयन को प्रमुख रूप से आसानी से करना आसान नहीं होता। इसलिए हम धातु को सर्वप्रथम क्या करते हैं, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद धातु के ऑक्साइड के अपचयन के द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करने का कार्य कर लिया जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्नलिखित विधियां जो होती हैं वह प्रमुख रूप से आने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। सबसे पहली विधि हमारे पास जो आती है वह है निस्तापन। क्लास 10th में आपने निस्तापन के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको जानकारी है। निस्तापन की क्रिया किसे कहते हैं, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन की क्रिया के नाम से जानी जाती है। इस क्रिया में अयस्क में उपस्थित नमी को दूर कर लिया जाता है और धातु के हाइड्रोक्साइड या धातु के कार्बोनेट को हम किसके रूप में परिवर्तित करने का कार्य करेंगे, धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आप देखिए सांद्रित अयस्क को आपने लिया, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, गलना नहीं चाहिए, गले ना, गलनांक से नीचे उस उच्च ताप पर आपने गर्म कर दिया। जब गर्म करोगे तो उसमें जो नमी उपस्थित होगी वह प्रमुख रूप से वायुमंडल में क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और जो शेष बची हुई प्रमुख रूप से हमारे पास धातु है ना, वो धातु प्रमुख रूप से पाई जाने वाली नमी अलग हो गई। अब उसकी कार्बोनेट या सल्फाइड की जो उसमें उपस्थिति है उसको हम किसके रूप में परिवर्तित करेंगे, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। और ऑक्साइड के बाद जब ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी, पुनः उसको हम प्रमुख रूप से गर्म करने का कार्य करेंगे, तो ऑक्साइड की अशुद्धि भी जो होगी वह प्रमुख रूप से दूर होने का क्या करेगी, कार्य करेगी और शुद्ध धातु जो होगी वह प्रमुख रूप से क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा उदाहरण इसके अंतर्गत निस्तापन के अंतर्गत लिया है। आप देखिए इसके बारे में, निस्तापन की क्रिया के अंतर्गत देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले Fe2O3 को लिया, Fe2O3 को लिया। इसमें देखिए अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है। हमने इसको गर्म कर दिया। जब इसको हमने गर्म किया तो यहाँ से प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जल जो है उसमें उपस्थित नमी जो होगी वह प्रमुख रूप से वायुमंडल में क्या हो जाएगी, मुक्त। अब यहाँ से हमें प्रमुख रूप से फेरस ऑक्साइड की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। यहाँ से प्रमुख रूप से हमें जो ऑक्साइड प्राप्त हो गया, अब इस ऑक्साइड को हम गर्म कर देंगे तो यहाँ से पाए जाने वाली जो ऑक्सीजन होगी ये भी प्रमुख रूप से अलग हो जाएगी, हमें शुद्ध धातु की यहाँ से क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट में किसकी अशुद्धि है, हमारे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कार्बोनेट की अशुद्धि है। तो इस कार्बोनेट की अशुद्धि को हम पहले प्रमुख रूप से किसके रूप में परिवर्तित कर लेंगे, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। किसके अनुसार, हमारी शर्त के अनुसार। जो शर्त थी कि कार्बोनेट और सल्फाइड की अशुद्धि को हम सर्वप्रथम प्रमुख रूप से ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का क्या करते हैं, बेटा कार्य करते हैं। तो हम जब इसको गर्म करने का कार्य करेंगे तो होगा ये कि कैल्शियम जो होगा वह प्रमुख रूप से कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक O, देखिए यहाँ पे लिखा है CaCO3 है ना, कितने O है, 3 O है। एक O को इसके साथ निकाल क्या बन जाएगा, CaO, कैल्शियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। बचा क्या, CO2, एक O निकल गया, एक O बचा, तो ये CO2 प्रमुख रूप से यहाँ से मुक्त होने का क्या करेगी, कार्य करेगी। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कार्बोनेट और सल्फाइड की अशुद्धि को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी क्रिया को हम प्रमुख रूप से ऑक्सीकरण की क्रिया के नाम से, ऑक्सीकरण विधि की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह क्रिया हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, निस्तापन की क्रिया के अंतर्गत हम इसको पढ़ने का क्या कर रहे हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, निस्तापन की क्रिया के बाद आती है भर्जन की क्रिया। भर्जन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे हमें याद रखना है। भर्जन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, विद उदाहरण पूछी जाती है। भर्जन की क्रिया में आपने लिखा वही क्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया में धातु को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब पाए जाने वाले अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धि उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। यह क्रिया प्रमुख रूप से परावर्तनीय भट्टी के अंतर्गत संपन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, पूछ लिया जाता है भर्जन की क्रिया को हम क्यों करते हैं, किस प्रकार से अयस्क के सांगरण के लिए हम इसको उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। तो भर्जन की क्रिया के अंतर्गत आपने विशेष तौर पर याद रखना है कि हम इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब पाए जाने वाले अयस्क के अंतर्गत सल्फाइड की अशुद्धि जो होती है वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। सल्फाइड की अशुद्धि को हमें दूर करना है और प्रमुख रूप से उसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का क्या करना है, कार्य। क्यों करना है, क्योंकि प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऑक्साइड अयस्क जो होते हैं उनसे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले उनको उनका अपचयन करना जो होता है वह प्रमुख रूप से बहुत आसान होता है। इसलिए प्रमुख रूप से पाए जाने वाली धातुओं को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आपको यह क्रिया प्रमुख रूप से परावर्तनीय भट्टी में करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है भर्जन की क्रिया किस भट्टी के अंतर्गत संपन्न करने का कार्य करते हैं, तो भर्जन की क्रिया जो होती है किस भट्टी के अंतर्गत होती है, परावर्तनीय भट्टी के अंतर्गत संपन्न होने का कार्य करती है। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, कॉपर पायरेट सूत्र होता है CuFeS2, ये ले लिया हमने, कॉपर पायरेट ले लिया। कॉपर पायरेट को हमने किससे क्रिया करा दी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने का कार्य किया। होगा क्या, कॉपर का प्रमुख रूप से कॉपर का सल्फाइड बनेगा और फेरस का सल्फाइड बन जाएगा और SO2, एक S जो यहाँ से बचेगा वह प्रमुख रूप से SO2 के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब बचा क्या, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दोनों को लो, कॉपर सल्फाइड का पुनः प्रमुख रूप से ऑक्सीकरण करा दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2 प्रमुख रूप से निकलने का कार्य करेगी और एक ऑक्सीजन जो बची हुआ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कॉपर के ऑक्साइड के निर्माण का क्या कर लेगी, कार्य। देखिए यहाँ पे अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित है, सल्फाइड उपस्थित है। हमें इसी सल्फाइड को प्रमुख रूप से यहाँ से अलग करने का कार्य करना है, इसलिए हम प्रमुख रूप से इसके ऑक्सीकरण का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन के द्वारा इसकी क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। तो कॉपर सल्फाइड है, देखो Cu2S है, हम किसको बदलेंगे, कॉपर को ऑक्साइड के रूप में, किससे क्रिया करा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब क्रिया कराओगे तो प्रमुख रूप से हमें पाए जाने वाले कॉपर के ऑक्साइड की हमें क्या हो जाएगी, प्राप्ति। यहाँ पे ये कॉपर का ऑक्साइड प्रमुख रूप से क्या हो गया, प्राप्त। यहाँ से बचा हमारे पास क्या, सल्फर। सल्फर जो होगा वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, क्रिया, और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब हमारे जो पाए जाने वाले कॉपर सल्फाइड था उसमें जो सल्फाइड की अशुद्धि थी वह प्रमुख रूप से किसके रूप में परिवर्तित हो गई, ऑक्साइड के रूप में इसमें परिवर्तित होने का क्या किया, कार्य किया। नेक्स्ट आ जाओ, फेरस सल्फाइड के बारे में बात करें। फेरस सल्फाइड जो हमारे पास शेष बचा, चूंकि इसमें भी प्रमुख रूप से Fe धातु के रूप में उपस्थित है, यहाँ से प्रमुख रूप से Fe के अंतर्गत जो पाए जाने वाले प्रमुख रूप सल्फर है, इस सल्फर को हमने लिया और प्रमुख रूप से ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंतर्गत बनने का क्या करेगी, कार्य। अब जब यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड ये बन जाएगी, निकल जाएगी, और फेरस जो होगा वह प्रमुख रूप से अपने ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इस प्रकार से निस्तापन और भर्जन की क्रिया की मुख्य शर्त ये होती है, मुख्य कंडीशन ये है कि जो कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्क हैं उनको हम सर्वप्रथम प्रमुख रूप से ऑक्साइड अयस्कों के रूप में परिवर्तित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कोई पूछे क्यों करें, क्या जरूरत है, तो किसी भी पाई जाने वाली प्रमुख रूप से सल्फाइड और कार्बोनेट का जो अपचयन करना होता है, ऑक्सीकरण करना जो होता है वह प्रमुख रूप से बहुत कठिन होता है। इन धातुओं का यदि आप प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अपचयन करना चाहते हो, देखिए विशेष तौर पर याद रखना, शर्त के अंतर्गत याद रखना कि भाई इन अयस्कों का प्रमुख रूप से पाई जाने वाली शर्त हमारी जो होती, शर्त देख लीजिए, इसकी शर्त देखिए यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना कि कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों का अपचयन करना कैसा होता है, बहुत कठिन होता है, जबकि पाए जाने वाले प्रमुख रूप से ऑक्साइड अयस्कों का प्रमुख रूप से अपचयन करना बहुत सिंपल होता है। इसलिए प्रमुख रूप से इस क्रिया को बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है यह प्रमुख रूप से पूरा होता है और आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। जो भी दिक्कत या परेशानी या जो भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो उसके बारे में हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन करिए, मैं आपकी सारी सवालों का जवाब दूंगा और बेहतर जवाब देने का प्रयास करूंगा। और इन वीडियो को आप देखिए, इनको समझिए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि हमें प्रमुख रूप से पढ़ने का कार्य करना है। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने कल उपस्थित दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।